IIM मैनेजमेंट बॉडी के चेयरमैन श्री CP गुरनानी जी, श्री डायरेक्टर श्री भीमराय मेहती जी, वैभव डांगे, सिद्धार्थ जी, प्रोफेसर रंजिता, प्रोफेसर आलोक, इंडियन ऑयल के चेयरमैन श्रीकांत वैद्य, सभी सम्मान्य अतिथिगण और उपस्थित भाई और बहनों, भविष्य के बारे में कुछ भी सोचने के पहले भूतकाल को बहुत अच्छे तरीके से याद करना चाहिए, क्योंकि उसमें से बहुत सी नई विजन भविष्य के लिए हमको मिलती है। 47 में हमें स्वाधीनता मिलने के बाद हमारे देश में 3 बातों का थिंकिंग, इकोनॉमिक थिंकिंग जोरों पर था। कुछ लोग समाजवादी थे, कुछ साम्यवादी थे और कुछ पूंजीवादी थे। विशेष रूप से जो साम्यवादी थे उसमें 2 पार्टियां थी, एक लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट, और उनने जो इकोनॉमिक बातें की, उनकी कहने की बातों में दुनिया के मजदूर एक हो और शोषण जो होता है उसके खिलाफ वो आवाज उठाने की बात करते थे। दूसरी समाजवादी पार्टी थी जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने जिसकी स्थापना की और बड़े स्टॉलवर्ड लीडर उसमें से तैयार हुए, जॉर्ज फर्नांडिस, मधुलिमय, मधु दंडवते। इन सब लोगों ने इनकी कर्तृत्व के बारे में, बौद्धिक क्षमता के बारे में बहुत बड़े लोग थे। मैं तो जॉर्ज फर्नांडिस साहब को अपना आइकॉन मानता हूं। और तीसरा, उस समय एक स्वतंत्र पार्टी बनी थी और वो लिबरल इकोनॉमी की बात करते थे, और लिबरल इकोनॉमी की बात करते समय वो उनको लोग प्रो कैपिटलिस्ट कहने लगे। 1947 के बाद आज तक ये जो हमारा 75 साल का इतिहास है, अब इसमें कोई समाजवाद की बात नहीं करता, साम्यवाद की बात नहीं करता और पूंजीवाद की नहीं करता। समाजवादी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी पॉलिटिकली भी लगभग नहीं के बराबर हो गई। पहले यंग लोगों में हम समाजवादी है, वी आर सोशलिस्ट, वी आर कम्युनिस्ट, ये बड़े प्राइड के साथ कहते थे। मैं चाइना गया था, चाइना के पॉलिटिकल पार्टी के प्रेसिडेंट ने हमें इनवाइट किया था, मैं बीजेपी का डेलीगेशन लेके गया था। तो शंघाई जब घूम कर आया और सब देखा तो मैंने उनको एक सवाल पूछा था कि आप तो केवल लाल झंडा ही बाकी है, बाकी कम्युनिस्ट पार्टी की कोई बात दिखती नहीं। ये लिबरल जो चाइना में जो नॉन रेसिडेंशियल मंगोलियन वंश के लोग थे वर्ल्ड में, उन्होंने शंघाई में बहुत इन्वेस्टमेंट लाई और उस इन्वेस्टमेंट के कारण शंघाई में काफी डेवलपमेंट हुई। तो मैंने कहा ये सब तो कम्युनिस्ट विचारधारा में कैसे बैठता है। उन्होंने कहा अभी हमको ये देखना नहीं, हमको देश का विकास करना है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करनी है और ग्रोथ रेट बढ़ाना है। तो लाल झंडा रह गया, बाकी वो बदल गए। रशिया में वही स्थिति आई। मैं हंगेरी गया था, एक गार्डन में गया था, तो वहाँ बहुत से पुतले शहर के उखाड़ के फेंके थे, जिसमें मार्क्स लेनिन से लेकर सब थे। और यूरोप में आप बहुत देशों में जाओगे, विशेष रशिया को लगकर जो है, इवन अभी जेकोस्लाविया गया था, वहाँ भी यही है। तो गुस्से से उन्होंने काफ़ी बड़े प्रमाण पर कम्युनिस्ट विचारधारा के खिलाफ रिएक्शन आई लोगों में। तो समाजवादी चले गए, कम्युनिस्ट चले गए, और अमेरिकन लिबरल इकोनॉमी जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के नाम से प्रसिद्ध है, उसमें भी समस्याओं का समाधान नहीं मिला। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ की हम बात करते हैं वो कैसी होनी चाहिए, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। पहली बात जो है कि इकोनॉमी का मेन उद्देश्य है कि इकोनॉमी गरीबी को दूर करने वाली चाहिए। गरीबी कब दूर होगी? जब कैपिटल इन्वेस्टमेंट आएगा, नए रोजगार निर्माण होंगे और उसके साथ ग्रोथ रेट बढ़ेगा, और तब गरीबी दूर होगी। और इसलिए गरीबी दूर करने वाली, रोजगार को निर्माण करने वाली, एक्सपोर्ट को बढ़ाने वाली, इंपोर्ट को कम करने वाली ऐसी 50 बातें आप आसानी से बताएंगे कि देश की आवश्यकता क्या है। और इसलिए फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन और इसका इम्प्लीमेंटेशन इज ए बिग चैलेंज फॉर ऑल ऑफ अस, कि हम देश को कैसे बनाना चाहते हैं और वर्ल्ड में हम किस प्रकार से आगे जा सकते हैं।
वी आर द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। अब बहुत सी बातें करने लगे, पर समय की कमी है। मैं केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात बताता हूं ताकि आप उसमें आपके ध्यान में ये बात आएगी। हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर जब मैं मंत्री बना 2014 में 7.5 लाख करोड़ का था, अब 12.5 लाख करोड़ का हुआ है। पहले हम 7वें नंबर पे थे, अभी 2 महीने पहले हम जापान को पीछे डालकर हम तीसरे नंबर पर आए। फर्स्ट नंबर पर चाइना है, सेकंड पर अमेरिका है, थर्ड पर इंडिया है। और मैंने यह टारगेट रखा है कि 5 साल के अंदर हम वर्ल्ड में नंबर 1 ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि देश में 4.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट किए ऑटोमोबाइल सेक्टर ने। राज्य सरकार और भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स जीएसटी के रूप में ऑटोमोबाइल सेक्टर देता है। देश का एक्सपोर्ट ऑटोमोबाइल सेक्टर करता है। मैं मर्सिडीज लॉन्च करने के लिए गया था इलेक्ट्रिक की, पूना में, चाकन में, तो उन्होंने मुझे कहा कि इसके बाद पूरी मर्सिडीज जो है वो हिंदुस्तान में बनेगी और यहां से हम एक्सपोर्ट करेंगे। एक 15 दिन पहले मेरे घर पर जेसीबी ने एक जेसीबी लॉन्च किया जो सीएनजी पर है। आज में मैं अभी बेंगलोर गया था 4 दिन पहले, और बड़ा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट का वर्ल्ड बड़ा कन्वेंशन था, एग्जीबिशन था, और उनकी ग्रोथ है 1 लाख करोड़ की, अभी 30% ग्रोथ हो गई। जेसीबी ने मुझे कहा कि हम 150 कंट्री में जेसीबी इंडिया से बेचते हैं। वो एमडी मुझे बता रहा था कि एग्जीबिशन में अमेरिकन लोग आए थे, वो कह रहे थे कि ये इंडिया वाला जेसीबी हमको क्यों नहीं बेचते अमेरिका में, क्योंकि इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और रेट कम है। तो नेचुरली आप देखिए कि इस प्रकार का जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये कौन से फील्ड में हम कर सकते हैं, कहां कहां पोटेंशियल है, और आप जैसे एक्सपर्ट लोग इसकी एप्रोप्रिएट विजन तैयार करेंगे तो देश के लिए बहुत उपयोगी होगा। और इसके लिए निश्चित रूप से क्वालिटी, ऑनेस्टी, ट्रांसपेरेंसी, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये सब तो हमको इको सिस्टम बनानी पड़ेगी और बन रही है जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। पर वी नीड एप्रोप्रिएट विजन फॉर नेक्स्ट 50 ईयर्स। और जो नेक्स्ट 50 ईयर्स की विजन है, इसमें हर फील्ड के लोग जो है वो इसमें काम कर सकते हैं। आपके ध्यान में ज्यादातर शिपिंग का नहीं आया होगा, पोर्ट्स का नहीं आया होगा। मैं जब पोर्ट का मंत्री था तो आपको ताज्जुब होगा, मेरा बजट था 800 करोड़ का, और मैंने सागरमाला करके एक प्रोजेक्ट शुरू किया था, वो था 16 लाख करोड़ का। कोई गवर्नमेंट से पैसा नहीं लिया, और 16 लाख करोड़ में से करीब 11 लाख करोड़ के काम पूरे हुए, और हमारे पोर्ट की कैपेसिटी 2 गुना 2.5 गुना बढ़ गई और एक्सपोर्ट हो गई। तो भी पोर्ट पर ट्रैफिक जाम है वहां अभी भी प्रॉब्लम है कि और कैपेसिटी बढ़ाने की हमें की जरूरत है। 12 मेजर पोर्ट है और 200 माइनर पोर्ट है, और हमारी ये जो पोटेंशियल है इसमें हमको 7,000 करोड़ रुपए प्रॉफिट हुआ। जेएनपीटी तो वर्ल्ड का 3रे नंबर का कंटेनर पोर्ट है, और इसलिए हर क्षेत्र में हमको क्या करना है, एग्रीकल्चर में क्या करना है। एग्रीकल्चर में 1.5 लाख करोड़ का एडिबल ऑयल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अब जीएम सीड यूज करना कि नहीं करना, इस पर काफी विवाद है, पर आज हमारे देश में एडिबल ऑयल 1.5 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा है। पॉमोलिन ऑयल आ रहा है, और इसमें हमारे देश में 1 एकड़ में सोयाबीन 5 क्विंटल 6 क्विंटल होता है, ब्राजील में 26 क्विंटल होता है, अर्जेंटीना में 30 क्विंटल होता है, अमेरिका में 28 क्विंटल होता है, और इंडिया में 5 क्विंटल होता है। इस बार मुझे हमारे एग्रो विजन में मेरे पत्नी को पुरस्कार मिला, क्योंकि हमारे यहाँ 11 क्विंटल हुआ। तो आपको ये ढूंढना होगा कि एक्सपोर्ट पोटेंशियल कहाँ है और इंपोर्ट कम कहाँ हो सकता है।
इंपोर्ट कम करने में लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करनी पड़ेगी। हमारे देश में लॉजिस्टिक कॉस्ट 14 से 16% है, यूरोपियन कंट्री में 12% है, यूएसए में 12% है, और विशेष रूप से चाइना में 8 से 10% है। आप यूरोप के किसी भी देश में जाइए, आपको वहां का कंटेनर छोटे जहाज में डालकर पोर्ट में आता है, और हमारे यहां कंटेनर को अगर पहुंचाना है पोर्ट में तो रोड से पहुंचाने के बाद डीजल और उसके कॉस्ट लगकर कॉस्ट बढ़ती है। मुंबई और दिल्ली के बीच में जाने के लिए एक ट्रक को 54 घंटे लगते थे। अब नया हमारा रोड बन जाएगा तो 22 से 24 घंटे के अंदर रुकते हुए भी वो पहुंच जाएंगे। हमारा तो कोशिश है कि 18 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी, और एक ट्रक महीने में 4 ट्रिप मारता था, वो कम से कम 7 से 8 ट्रिप मारेगा, तो नेचुरली कॉस्ट कम हो जाएगी। फिर एलएनजी पर ट्रक आया, ब्लू एनर्जी का मैंने चाकंड में लॉन्च किया, 1600 किलोमीटर उसका एवरेज है, एक बार भर दिया गैस तो, और उसकी कॉस्ट डीजल की तुलना में 50% आती है, और इसलिए एलएनजी भी उपयोगी है। जितने अल्टरनेटिव अभी वैद्य साहब बैठे हैं, बहुत अच्छे अच्छे उपक्रमों में ये प्रूव हो गया है कि हमें लॉजिस्टिक कॉस्ट कम करने के लिए फ्यूल कॉस्ट को कम करना होगा और रोड को अच्छे बनाना होगा। हम लोग 36 एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं। मैं आपको एक ही उदाहरण बताता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आप मनाली में जाएंगे, और मनाली से एक रोहतांग पास है, वहां जाने के लिए 3.5 घंटे लगते थे, अब 8 मिनट में बाहर निकलते हैं, 8 मिनट्स। अब वहां से निकलने के बाद हम लद्दाख और लेह के तरफ आते हैं, तो हम 5 टनल बना रहे, रोड अच्छा बना रहे, काफी काम हुआ है। और लद्दाख लेह के बाद हम आशिया की सबसे बड़ी टनल जोजिला 70% पूरी होगी, वो बना रहे हैं। फिर उसके बाद झेड़मोर टनल है जो करीब 95% पूरी हुई, जल्दी इसका इनॉग्रेशन होगा। हम श्रीनगर आएंगे, और श्रीनगर से जम्मू जाने के लिए 10 घंटे लगते थे, अब 3-3.5 घंटे में हो जाएगा। हम 18 टनल बना रहे हैं, 17 बन गई। तो ये वहाँ से जम्मू आने के पहले हम लोग कटरा एक्सप्रेस हाईवे को लेंगे, दिल्ली कटरा, और अमृतसर से होकर दिल्ली से अमृतसर 4 घंटे में, और कटरा 6 घंटे में, और श्रीनगर 8 घंटे में। और जैसे दिल्ली आएंगे तो दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ेंगे दिल्ली मुंबई को, तो सूरत तक आएंगे, और सूरत के बाद अगर हम टर्निंग करेंगे नासिक की, और एक नया रोड बना रहे हैं हम ग्रीन एक्सप्रेस हाईवे, तो नासिक से अहमदनगर, अहमदनगर से सोलापुर, सोलापुर से कर्नूल, और कर्नूल से डायरेक्ट त्रिवेंद्रम, कोचीन, चेन्नई, कन्याकुमारी, बेंगलोर, पूरे साउथ को कनेक्टिविटी मिल जाएगी। और दिल्ली से चेन्नई का डिस्टेंस 320 किलोमीटर कम हो जाएगा। यानी आप समझ लीजिए कि लॉजिस्टिक कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। अभी चेन्नई में ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रीज है, और गुड़गांव में, दिल्ली में है, यहाँ की गाड़ी उधर जाती है, वहाँ की गाड़ी इधर आती है। हमारे यहाँ तमिलनाडु में भी काफ़ी प्रोडक्शन होता है। तो पहली बात यह है कि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी, फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग एंड फ्यूचरिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बहुत बार कहता हूँ यू कैन डोनेट आई बट यू कैन नॉट डोनेट विजन। तो अभी ये सभी क्षेत्रों के लिए अगले 50 साल की अगर विजन बनानी होगी तो उसके ऊपर इसका अध्ययन करके हमको एक रोड मैप बनाना होगा। अब मेरा इंटरेस्ट 2-4-5 सब्जेक्ट में, तो उसमें ज़्यादा मेरा इंटरेस्ट है, एग्रीकल्चर में है, इंफ्रास्ट्रक्चर में है, पर हेल्थ सेक्टर में है। आज हिंदुस्तान में कम से कम 600 मेडिकल कॉलेज प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट से निकल सकते हैं, 100-125 एम्स बन सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बजट से सब बनता था। हमारी व्यवस्था ही ऐसी है कि हमारा 2 लोगों पर बहुत विश्वास है, कुछ भी हुआ तो इन्होंने करना चाहिए, एक सरकार पर और दूसरा भगवान पर। अब गवर्नमेंट बजट को अगर हमने 4 गुना मल्टीप्लाई किया पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, टैक्स बढ़ेगा, प्रगति होगी, विकास होगा। जहां इकोनॉमिक वायबिलिटी है, जहां इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न अच्छा है, वहां पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में करना चाहिए। वैद्य साहब के साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। एक प्रोजेक्ट आया था मथुरा का 80 MLD स्लज, मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था, और मेरे मन में आया कि ये हाइब्रिड एन्यूटी, बीओटी, ये सब
प्रोजेक्ट मैंने ही बनाए थे, तो मैंने बोला एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट में भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ट्राई करें। तो फिर इनको पानी लगता था रिफाइनरी में, तो शायद ये 25 करोड़ रुपए पर ईयर यूपी सरकार को देते थे। तो मैंने ऐसा एक मॉडल तैयार किया कि ये केवल 20 करोड़ देंगे, इनकी 5 करोड़ की बचत हो जाएगी और 40% गारंटी नेट गवर्नमेंट देगी। तो 40% देने के बाद 60% इन्वेस्टर डालेगा और उसके ऊपर वो प्रोजेक्ट हाइब्रिड एन्युटी में चलाएगा। टेंडर निकला, पहले सबने कहा कि कोई आएगा ही नहीं। अधिकारी तो बोलते थे ये साहब बोल रहे एक बार निकाल के देखो और विषय खत्म करो। पर टेंडर आए और उसमें से आज त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी है, वो पानी अच्छा शुद्ध करती है, इनको दे रही है। इनको 5 करोड़ ज़्यादा इनके बच गए। बस मथुरा का 80 MLD स्लज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और ये पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुई। पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, अब मैं बताऊं कि नहीं बताऊं आपको, पर मैं एग्जाम्पल के रूप में उसको लीजिए। एक आदमी मरने के बाद उसको लकड़ी से जलाते हैं और वो गोरी लगाते हैं, तो उसकी कॉस्ट आती है 2800 रुपये, अभी बड़ी होंगी। उसको अगर डीजल की शव वाहिका में इसको शव इसमें जलाएंगे तो हो जाती है 1400 रुपये और इलेक्ट्रिक में जलाएंगे तो 950 रुपये में। तो मैंने एक को आइडिया दी कि ये BOT में निकाल दो मुर्दे जलाने का काम और चॉइस दे दो लोगों को, लकड़ी से जलना है तो इतना, डीजल से जलना है तो इतना, और इथेनॉल भी लगाओ या प्लास्टिक का क्रूड पेट्रोल से जलना है तो इतना। लोगों की बचत, पोल्यूशन भी कम और लकड़ी की बचत होगी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। व्हाट एग्जैक्टली मैं आपको बताना चाहता हूं कि देयर आर लॉट ऑफ थिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, दुनिया भर की चीजें हैं जिसमें आप पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को ला सकते हैं। मुझे अच्छा अनुभव आया कि मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, वर्ली बांद्रा सी लिंक और 55 फ्लाईओवर्स जब हमने मुंबई में बनाए थे तब हमारे पास 5 करोड़ रुपए थे। तो हमने तय किया कि हम कैपिटल मार्केट से पैसे लाएंगे, तो लोग हंसने लगे। तो हमारे मुख्यमंत्री थे मनोहर जोशी उस समय। मैंने जब उनको प्रेजेंटेशन दिया तो उन्होंने बड़े मेरे ऊपर प्रेम करते थे। बोले नितिन तुम बहुत अच्छे हो, पर ये सरकार को कौन पैसा देगा, तुम ये क्या बोल रहे हो, ये कैसे होगा, मेरे समझ में नहीं आता, ये होने वाला नहीं है। केवल तुम बोल रहे हो, ये तुम्हारे प्रेम के कारण मैं इसको स्वीकृति देता हूं। और मैं बैग लेके मैं और RC सिन्हा घूमते थे और एक दिन हमने प्रेजेंटेशन दिया और हमने बॉन्ड इशू निकाला। तो हमको 450 करोड़ रुपए चाहिए थे, हमको 1180 करोड़ मिले। ये मैं बात कर रहा हूं 96-97 की। फिर 500 करोड़ चाहिए थे, फिर 1100 करोड़ मिले। तो मुझे याद है धीरू भाई अंबानी जी ने मुझे कहा था, मेरे ऊपर बहुत प्रेम करते, बोले नितिन तुम तो हमसे भी ज्यादा होशियार बने बोले टाटा ने भी कहा, क्योंकि हमने कैपिटल मार्केट से पैसा खड़ा किया। अब मुंबई पुणे हाईवे पूरा हुआ, 55 उड्डान पुल पूरे हुए, अब वर्ली बांद्रा सी लिंक पूरा हुआ, सब कर्जा फीट गया। फिर सरकार मेरे पास आई, बोले हमको मोनेटाइज करना है। मैं बोला तुम कोई पैसा लोगे? मैंने बोला ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे को मैंने आपको नेशनल हाईवे भी दे दिया दत्तक वायबिलिटी आने के लिए, तो मेरे को कितना देंगे? तो मुझे बोले महाराष्ट्र आपका है, आप हमको क्यों पैसे मांग रहे? बोला छोड़ दो तुम कमाओ। उन्होंने 10 साल के लिए मोनेटाइज किया, उनको मिले 15 साल के लिए मोनेटाइज किया, उनको मिले 10,000 करोड़। अब मैं इनविट मॉडल में जब कैपिटल मार्केट में गया तो भी सब लोग थे, कोई पैसा नहीं देगा, ऐसा कैसा होगा। 7 दिन का टाइम था और मेरे डायरी में हमारे मेंबर फाइनेंसर 7 दिन के बाद वो क्लोज करना पड़ता है, वो डेट आप दे दो, उस समय दे दो और हमको स्टॉक एक्सचेंज में ये करना है। पर हमारे जब हम लोग ये स्टॉक एक्सचेंज में हमने लॉन्च किया तो वो 7 टाइम्स 7 घंटे में पहले दिन ओवर सब्सक्राइब हुआ। मुझे दौड़ते हुए आना पड़ा और पैसा मिल गया। पहली बात, टेक्नोलॉजी की कमी नहीं, पैसे की कमी नहीं, एप्रोप्रिएट विजन के साथ हर फील्ड में ये योजना अगर बन जाएगी तो ग्रोथ रेट बढ़ेगी, सुपर इकोनॉमिक पावर हम बनेंगे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, वेल्थ क्रिएट होगी, ग्रोथ रेट बढ़ेगा
और मैं आपको एक अनुरोध करूंगा कि एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट बढ़ाने की ज़्यादा आवश्यकता है, और इसलिए ऐसे अनेक फील्ड है। अभी वैद्य साहब ने जो पानीपत में प्रोजेक्ट डाला है, वो परली है ना, जलाते हैं, उससे 1 लाख लीटर इथेनॉल, 150 टन बायो बिटुमिन और बायो एविएशन फ्यूएल जो 1% पहले डालने का काम शुरू हो रहा है। हवाई जहाज भी अब बायो एविएशन फ्यूएल पे चलेंगे। तो आप देखो कितना बड़ा इंपोर्ट बच जाएगा। अभी बिटुमिन में 80 लाख टन बिटुमिन लगता है, 50 लाख टन इंडियन रिफाइनरी तैयार करती है, और 30 से 40 लाख टन इंपोर्ट होता है। अगर ये परली जलाने के बजाय अगर ये बिटुमिन बन जाएगा, वो भी टेक्नोलॉजी आ गई, तो 40 लाख टन अगर बिटुमिन इंडिया में किसान बनाएगा, तो किसान अन्नदाता, ऊर्जादाता, बिटुमिन दाता, हवाई ईंधन दाता अगर बनेगा, तो किसान आत्महत्या क्यों करेगा? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट तो बढ़ने ही वाला है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि जैसे आईएम जैसे इंस्टीट्यूट हैं, जो अलग अलग हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ड्रिंकिंग वाटर है, सॉलिड वेस्ट लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, सब में इवन आईएम भी पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से बन सकता है। सरकार का कम से कम हस्तक्षेप करने से बहुत अच्छा होता है। जहां जहां सरकार का हस्तक्षेप ज्यादा होता है, वहां नुकसान ही होता है। जिसका राजा व्यापारी, उसकी जनता भिखारी। तो हम लोग पॉलिसी कंट्रोल करें, लेट इट बी ए ट्रांसपेरेंट, करप्शन फ्री, फास्ट ट्रैक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की सिस्टम हो, और इकोनॉमिक ग्रोथ को लिबरल इसमें हम उसको मदद करें। और ये जरूर देखें कि हम इस ग्रोथ में गांव, गरीब, मजदूर, किसान को प्रोटेक्ट कैसा करें, गरीब आदमी के इंटरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट करें। ये नहीं होना चाहिए कि धनवान और गरीबों के बीच में अंतर बढ़ना चाहिए, खाई कम करनी चाहिए। इस आधार पर फ्यूचरिस्टिक विजन, फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी के आधार पर इन सब क्षेत्रों का आप जरूर प्लान बनाइए। मैं उसमें डिटेल में भाषण नहीं दूँ, वो समय उसमें खराब नहीं करता, पर निश्चित रूप से अगर ये आपने तैयार किया तो हम वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग इकोनॉमी बनेंगे, विश्व की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था बनेंगे। हमारा इंपोर्ट कम होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, रोजगार की निर्मित होगी, गरीबी दूर होगी, और हिंदुस्तान पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पर पहुंचेगा। तो जरूर आप उसके लिए सोच रहे हैं और उसका प्लानिंग कर रहे हो, तो निश्चित रूप से अलग अलग सेक्टर में अगर इसका डिटेल प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल अगर आपने बनाया, तो मुझे लगता है कि ये गति और कम समय में हमारा उद्दिष्ट टारगेट पूरा होगा, और आप जैसी ऑर्गेनाइजेशन ये नक्की निश्चित रूप से कर सकती है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir. Surely your vision of progressive infrastructure and sustainable development will transform India into a beacon of modernity and resilience and closer to its dream of a $5 trillion economy. I request Mr. Siddharth Zaravi to start with his short Q&A session. बहुत बहुत धन्यवाद गडकरी जी। मैंने आपके मंत्रालय को 10 वर्ष से देखा है, और जैसे जैसे प्रगति हुई है, जैसे जैसे सड़कें बनी हैं, मेरे घर के पास से भी पिछले 2-3 साल से एक बहुत बड़ी डबल डेकर सड़क बन रही है, और हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि वो सड़क बनेगी, समस्या समाप्त होगी। पर आपसे जो बड़ा सवाल, लाखों किलोमीटर और ऐड हुए हैं, पर लाखों की संख्या में हर साल लगभग 1,70,000 लोगों की जान जाती है सड़कों पे। 450 के करीब का डेली डेथ काउंट है। ये कितनी बड़ी समस्या, और मैं जानता हूं, और सब दर्शकों के लिए ये कि गडकरी जी सड़क बनाते हुए मुझे लगता है सबसे ज़्यादा चिंता इस विषय की है। यहाँ जब कार्यक्रम स्थल पे आ रहे थे तो उस समय भी इन्होंने यही विषय उठाया, इसलिए पहला मुझे लगा कि प्रश्न यही आपसे लें। देखिए, आप बात पहली बात तो ऐसी है, आप जो कह रहे हैं वो सही है। हर साल 5 लाख एक्सीडेंट होते हैं, 1.5 लाख मौतें होती है,
3.8% जीडीपी का नुकसान होता है और मरने वालों में से 18 से 34 वयोगट में 60% युवा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसमें अभी 10% और 12%, 10% डेथ में बढ़ोतरी हुई और 12% एक्सीडेंट में हुई। इसमें 4 इंपॉर्टेंट बातें हैं। रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने काफ़ी सुधार किया, 6 एयरबैग्स भी लाई। रोड इंजीनियरिंग में हमने ब्लैक स्पॉट को इम्प्रूव करने के लिए बहुत बड़ा कार्यक्रम किया है। डीपीआर में ही गलतियां ना हो इसकी कोशिश कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट में नया मोटर व्हीकल एक्ट लाया, फाइन्स बढ़ा दिए। विशेष रूप से जो इमरजेंसी है इसमें एम्बुलेंसेस रखी, क्रेन्स रखी, कोशिश करें कि तुरंत जाके जान बचाए। और इसके साथ जो मेडिकल की मदद मिलनी चाहिए वो भी कोशिश कर रहे हैं। और आखिरी में है एजुकेशन। एजुकेशन में एक है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी एक विचित्र स्थिति हिंदुस्तान में है। हमारे देश ऐसा है कि जहां सबसे आसानी से आपको ड्राइविंग लाइसेंस अगर कोई देश में मिलता है तो उसका नाम हिंदुस्तान है। अभी हमने उसको डिजिटलाइज किया, बहुत सी बातों को डिजिटलाइज किया, इसमें कि काफ़ी प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया। पर मैं ये स्वीकार करता हूं कि ये सब करने के बाद में भी एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं। ये लोगों के सहयोग के बिना नहीं होगा। हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। अभी अमिताभ बच्चन और मैं हर साल हम लोग एक कार्यक्रम करते हैं। अभी इस बार अमिताभ बच्चन, सुधा मूर्ति और मैं ऐसा एक 3 जनवरी को मुंबई में फिर दिन भर के कार्यक्रम है। हम लोग लोगों तक हमारे क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्स के प्लेयर्स, सेलिब्रिटी सबकी मदद करते हैं और ये कोशिश कर रहे हैं, पर ये दुर्भाग्यवश कम नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, यूनिवर्सिटीज़, ये सब लोग मिलकर अगर इसमें अभियान करेंगे और कानून रेड सिग्नल देगा तो हम रुकेंगे। हम कोई क्रॉस करता होगा तो रुकेंगे। रास्ते के बीच में से हम क्रॉसिंग नहीं करेंगे। ये थोड़ी छोटी छोटी बात, मोबाइल फ़ोन रखकर बात नहीं करेंगे, हेलमेट पहनेंगे। छोटी छोटी बातें अगर लोगों ने की तो हम कम कर सकेंगे। हमारी कोशिश थी कि 2024 के पहले हम 50% करेंगे, पर नहीं कर पाए। अब 2030 के पहले हम 50% एक्सीडेंट्स और डेथ को कम करना चाहते हैं। पर मैं आईएम जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को भी कहूँगा कि इसमें लोगों को जगाने के लिए, पढ़ाने के लिए, अभी नागपुर में एक संस्था है आक्रोश करके, जन आक्रोश, उसमें इंडियन ऑयल से रिटायर्ड हुए एक बड़े अधिकारी है, बड़े अनेक गवर्नमेंट के अधिकारी है और वो स्कूल में जाकर, कॉलेज में लाकर बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं रोड सेफ्टी का। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन ये काम कर रही, मैं इंदौर में कार्यक्रम से खूब ऑर्गेनाइजेशन हमको मदद भी करते हैं। ये आप सबके सहयोग के बिना नहीं हो पाएगा। जब ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा तब तक ये कम नहीं होगा। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि परिस्थिति गंभीर है। देखो, कोई दंगे में इतने लोग नहीं मरे, आतंकवादी के अटैक में कोई इतने लोग नहीं मरे, कोई लड़ाई में इतने लोग नहीं मरे, और 1.5 लाख लोग, और वो भी 10% और बढ़ गया, 1,67,000, और उसमें से 18 से 34 एज ग्रुप के 60%। बहुत ही दुखद। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा हुआ है, उसको फिर जोड़ा। तो मैं अनुभव कर सकता हूं कि एक घर का प्रमुख व्यक्ति का एक्सीडेंट हो, वो परिवार पर क्या बीतती है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई आईआईटी इंजीनियर है, यंग है, 24 साल का। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और हम सब लोग मिलकर सोशल कॉज में इसके लिए सहयोग करें। स्कूल कॉलेजेस में जाए, बच्चों को सिखाए, उनकी मदद करें। और इस काम में आप सब लोगों के सहयोग से अगर हमारा जो समाज है, सोसाइटी है, उसमें अवेयरनेस आएगा और वो रूल्स ऑफ द रोड को ईमानदारी से उसको स्वीकार करके उसके अनुसार चलेंगे तो शायद ये कम होने में हम सफल होंगे। आपने अवेयरनेस की बात की और ये बहुत आवश्यक है। मोदी सरकार ने बहुत चीज़ों पे गिव इट अप कैंपेन हो या स्वच्छता हो, उसको लेके लोगों से ही बिहेवियरल चेंज के लिए बहुत बात की है। क्या कहीं थोड़ी सख्ती की भी आवश्यकता है? और मुझे याद आता है गडकरी जी, जब आपने कानून में बदलाव किए तो उसमें बहुत ऑपोजिशन भी हुआ और लोगों ने शायद इस गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया। क्या कानून थोड़े सख्त होने चाहिए? विदेश में आप 3 बारी गलती करो, लाइसेंस खत्म, और बिना लाइसेंस के आपकी जीवनी खत्म।
तो क्या सख्ती भी थोड़ी आवश्यक है? मुझे लगता है सब विषयों का डिटेल में अध्ययन करना होगा। अभी हमने ट्रक के लिए एसी केबिन मैंडेटरी कर दी। अब मैंने देखा कि एक ट्रक ड्राइवर 14 घंटे चलाता है, उसकी कैसी मनस्थिति होती है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, थक जाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग और डिटेल में जाके छोटी छोटी बातों का विचार कर रहे हैं। सख्ती की है, फाइन बढ़ गया है, पर सख्ती के बजाय हम लोग लोगों के थिंकिंग में, उनकी व्यवहार में, उनके माइंड सेटअप में हम लोग, अगर मैं ये कहूँगा कि बड़े लोगों को सिखाना चाहिए ऐसा नहीं, पर जैसे आईएम में अगर रोड सेफ्टी का काम हो रहा और ये 10 स्कूल में जाकर छोटे बच्चों को अगर पढ़ाते हैं, समझाते हैं, इसका इम्पोर्टेंस बताते हैं, कितना नुकसान हुआ ये समझाते हैं, तो धीरे धीरे लोगों का माइंड सेटअप अगर बदल जाएगा लार्ज स्केल पर, तो छोटे बच्चों का बदलना आसान है। कॉलेज के लड़कों का माइंड सेटअप बनाने में थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि बड़ा बनने के बाद उसको बदलना कठिन जाता है। विपुल शाह जी हैं, उन्होंने कई पिक्चरें बनाई हैं, शायद वो भी आपकी बात सुन के प्रेरित हों। उनकी लेटेस्ट पिक्चर रॉबरी पे आने वाली है, कहीं ना कहीं इस विषय पे भी जागरूकता जगाने के लिए शायद वो काम करना चाहेंगे। अब इसमें उल्टा एक पहलू है, गडकरी जी, दिल्ली जैसी अपनी राजधानी है, कोई बहुत दूर बैकवर्ड रीजन नहीं है। मेरे घर से दफ्तर तक 4 बारी स्पीड लिमिट बदलता है, और वो स्पीड लिमिट कब बदला ये पता नहीं है। आप माप के तो गाड़ी से उतर के ये नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एक उससे जुड़ा हुआ विषय कि स्पीड कैमरा ने बहुत चालान भेजे और बाद में पता लगा स्पीड कैमरा की तकनीक में ही गड़बड़ थी। तो लोग कई बार ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, हर बारी स्पीड बदलती है, स्पीड का चालान फट से पहुंच जाता है एसएमएस द्वारा। क्या कहीं ना कहीं पे सिस्टम में भी सुधार की है? लोगों की गलती है, बट सिस्टम और अधिकारी, उनमें भी बदलाव की आवश्यकता है। देखिए, ये सब्जेक्ट है कॉन्करेंट लिस्ट में। ये तय करने का अधिकार भारत सरकार का भी होता है, राज्य सरकार का भी होता है। अब कुछ लोग मुझे मिलते हैं कि आप इतने बड़े हाईवे बनाए और 70 की स्पीड लिख के रखिए, 80 की लिखिए। मैं एक बार हमारे फ्लाईओवर से जाता था नासिक में, ऊपर के ऊपर है, बहुत बड़ा फ्लाईओवर है, तो उसमें 70 की स्पीड थी और सबको चालान मिलता था। तो मैंने कहा ये डिज़ाइन किसके लिए किया? बोले 120 किलोमीटर। वो 70 क्यों लगाया? तो बोले पुलिस कमिश्नर ने लगाया। अब प्रॉब्लम दोनों बाजू से, कुछ लोग बोलते हैं कि स्पीड बढ़ाओ, कुछ लोग बोलते हैं कम करो। मुझे एक बहुत बड़े अधिकारी मिले थे, बोले गडकरी जी मेरे आपके प्रति एक तकरार है। बोला क्या तकरार है? बोले अच्छे रोड क्यों बनाते हो? मैं बोला क्या हुआ? ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, स्पीड बढ़ती है, आप ये अच्छे रोड बनाने के कारण ये एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। मैंने बोला आपका सुझाव बहुत अच्छा है, तो मैं ऐसा करूं कि बने हुए रोड पर 2-2 फीट पर और गड्ढे तैयार कर दूं ताकि 5 किलोमीटर 4 लोग चले। तो लोग दोनों प्रकार का ओपिनियन देते हैं। प्रॉब्लम है कि हमको रोड अच्छे बनाएंगे तो स्पीड भी बढ़ानी होगी, और स्पीड बढ़ाते समय लेन डिसिप्लिन का पालन करना चाहिए। पूरे फॉरेन कंट्रीज में, मैं स्वीडन में गया था, 0 एक्सीडेंट्स है। अब वहाँ लेन डिसिप्लिन में हेवी व्हीकल एक ही लेन में चलती है, हमारा स्कूटर वाला आता है इधर बीच में डालता है, उधर से घुसता है। उतने में रोड क्रॉस करने के लिए महिलाएं, पुरुष, युवक वो खुद ही मार के घुसते हैं। हमारे इंजीनियर को मैंने कहा तुम हिंदुस्तान की मानसिकता को नहीं समझते। बोले तुमने ये समझा ही नहीं कि हमारा आदमी खुद ही मार के आता है, जंप मार के। तुम एक काम करो, ऐसा बनाओ रोड के बीच में कि वो छलांग मारने के बाद भी कूद न सके, ताकि वो ऐसे ही बनाना पड़ेगा आपको। तो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली लोगों को ही समझाना, उनका ट्रेनिंग करना, अवेयरनेस निर्माण करना, ड्राइवर के बीच में अवेयरनेस निर्माण करना। अभी महिंद्रा एंड महिंद्रा हर साल वो ट्रक ड्राइवर के लिए प्रोग्राम करती है, प्राइवेट सेक्टर भी इसमें आते हैं, बहुत सी इंस्टीट्यूशंस भी आ रही है, एनजीओज भी आ रही है। कोई ऐसी फिल्म बन जाए कि यंग लड़का घर का एक्सीडेंट में चला जाए और फिर देखो परिवार कैसा अड़चन में आएगा, तो लोगों को समझेगा कि ये नहीं करना चाहिए। पर इसमें जो जो प्रयास हम कर रहे हैं वो कम पड़ रहे हैं, हम इसको रोकने में सफल नहीं हो रहे। आप सबके लोगों के सहयोग से मैं अपील करूंगा कि समाज की अपील से एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि हमारे डेथ्स और एक्सीडेंट्स कम होंगे। क्या ड्राइवरलेस कार और ड्राइवरलेस व्हीकल ही इसका समाधान है? क्योंकि उस पर काम हो रहा है। आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा, मेरा विरोध है इस बात को। मैंने अमेरिका में जाहिर किया था कि ड्राइवरलेस कार को इंडिया में आने नहीं दूंगा। इसका कारण हमारे देश में ड्राइवर के रूप में बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट मिला है, और अगर आप ड्राइवरलेस कार लाएंगे तो ये लोगों की नौकरियां जाएगी।
तो ये हमको हमारे देश में पॉपुलेशन और ऑटोमोबाइल ग्रोथ, इसमें हमारा बड़ा एक्सपर्टाइज है। तो इसलिए अभी ये इसको आप ये ड्राइवरलेस वगैरह बातें बहुत अच्छी होगी, जहाँ कम लोक संख्या वहाँ चलने दो। यहाँ आएंगे और करीब 70-80 लाख लोगों के एकदम जॉब चले जाएंगे तो नई समस्या। अगर ड्राइवरलेस कार नहीं आएगी, बट क्या टेस्ला की गाड़ी आएगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल? नहीं, टेस्ला को आने में कोई अड़चन नहीं, हम उनका स्वागत करते हैं, पर चाइना में बनाकर यहाँ बेचना और उनको टैक्स कंसेशन चाहिए, ये संभव नहीं है। हमारे देश में आए, मैन्युफैक्चरिंग करें और यहाँ बेचें, वी आर ओपन फॉर दैट। एक आखिरी विषय, क्योंकि समय की कमी है, और ये हमने सेफ्टी की बात की, व्यक्तियों की भी, नियमों की भी, बट कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पे जिम्मेवारी आती है। मुझे याद है कि जब आपने ही हर सीट पे एयर बैग हो, इसके लिए बहुत बड़ा आपने पूरा अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगा दिया इस विषय पे, और ये पॉलिटिकल मुद्दा भी है, पर इंडस्ट्री ने शायद कहीं ना कहीं, पूरी इंडस्ट्री ने आपका साथ नहीं दिया। आपको दुख हुआ क्या इस बात का? नहीं, देखिए, पहले बात तो हमने अब स्टार रेटिंग लाया, फिर 2-3 बड़े कंपनियों ने स्टार रेटिंग के बारे में एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी कि हमको स्टार रेटिंग है। अब वो स्टार रेटिंग के एडवर्टाइजमेंट से जो लोग करते नहीं थे वो भी करने लगे और सब 6 एयर बैग में चले गए। थोड़ा सा कुछ लोगों ने विरोध किया, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, आ गई। एक आखिरी विषय, क्योंकि ईवी की बात हुई और अभी अपने देश की ही कंपनी और ग्रुप JSW ने एक चाइनीज कंपनी के साथ अग्रीमेंट की है और संभवतः ग्रीन कार्स, ईवी कार्स के लिए वो काम करेंगे। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हर कोई कहता था चाइना की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, आपने शुरुआत में आंकड़े जताए। क्या ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि एक इंडियन कंपनी ने, टाटाज ने बाहर जाके उस समय पे लिया था? देखिए, ये समुद्र है, जिसको आना है आओ, जिसको जो करना है करो, तो भी पेट्रोल डीजल का इंपोर्ट कोई कम होने वाला नहीं है। लोग मुझे पूछते हैं, अभी 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का है, हम कितना भी पटक ले तो अभी 3-4 साल में वो 24 लाख करोड़ का होगा, और हमारे लिए समस्या है। अब इलेक्ट्रिक का ऐसा हुआ कि पहले लोग पूछते थे कि बंद हुई तो क्या हो गया, क्या कोई धक्का मारेगा क्या, मुझे सवाल पूछते थे। अब मेरे पास आते हैं कि आउट ऑफ टर्न मुझे इलेक्ट्रिक गाड़ी चाहिए, आप मेरे को पत्र दो और बिला दो। अब इतना पोटेंशियल इलेक्ट्रिक बसेस हमारे देश में 86,000 बसेस तैयार होती है, अब 2 लाख बसेस चाहिए। मैं आपको बताता हूँ, इलेक्ट्रिक में जो लिथियम आयन बैटरी है वो $150 पर आवर पर किलोवाट उसका रेट था, अब वो $115 पे आया है। जिस दिन वो $100 पर आएगा, और आने की संभावना है जल्दी ही, तो पेट्रोल और डीजल व्हीकल की और इसकी कीमत सेम होगी। अभी कल वैद्य साहब आए थे, मैंने पेट्रोल मंत्री जी को मेरे गाड़ी में दिया बिठाकर, उनको बोला इसमें जाओ। वो फ्लेक्स इंजन की इनोवा थी, अब वो इथेनॉल पे चलती है, और इथेनॉल पे चलने के बाद 60% बिजली तैयार करती है और 40% इथेनॉल पे चलती है। पेट्रोल का भाव 120 रुपये, इथेनॉल का 60 रुपये। अगर ये अभी सुजुकी, मारुति सुजुकी सबके अगर फ्लेक्स इंजन आएंगे, अभी बजाज और TVS और हीरो की स्कूटर मोटरसाइकिल आ गई, अब साहब ने कल मान्य किया कि हम इथेनॉल के पंप तुरंत खोलेंगे, तो देश में पेट्रोल के बजाय इथेनॉल का उपयोग होगा। अभी बेंगलोर में मैंने मिथेनॉल का, उस समय भी वैद्य साहब थे, हमने टाटा अशोक लेलैंड ने मिथेनॉल की ट्रक लॉन्च की, और हम मिथेनॉल जो है कोयले से बनता है, तो उसका रेट है 22 रुपये लीटर। वो डीजल में 15% डाल के सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट हो गया। तो मिथेनॉल को यूज़ करें हम। परली से बायो CNG, बायो LNG के करीब 180 प्लांट प्रोसेस में 40 शुरू हो गए, तो हमारा ट्रैक्टर, बसेस उसमें चलेगी। फिर ग्रीन हाइड्रोजन पर काफ़ी काम हो रहा है, और मेरे पास भी गाड़ी है, उसका नाम है मिराई। मैं तो पेट्रोल डीजल साहब बोलेंगे, और मैं इसके विरोध में प्रचार करने के लिए पूरी तरह कूद गया हूँ कि ये यूज़ मत करो, फिर भी मैं इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसका कारण इतना बड़े प्रमाण पर व्हीकल्स तैयार हो रहे हैं, और आने वाले समय में हाइड्रोजन, इथेनॉल, मिथेनॉल, डीजल, बायो LNG, बायो CNG। अब मैं इलेक्ट्रिक हाईवे बना रहा हूँ दिल्ली से जयपुर, वो केबल पर बस चलेगी, 100 लोग बैठेंगे, बिजनेस क्लास होगा, इकोनॉमिक क्लास होगा, लैपटॉप लगा होगा, जैसे हवाई जहाज में चाय नाश्ता मिलता है वो भी मिलेगा, और उसका टिकट रेट डीजल और बस की तुलना में 30% कम होगा। वाह! तो वो नेचुरली लोग उपयोग करेंगे। अब हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट, हवा में चलने वाली डबल डेकर बस बना रहे हैं, काफ़ी ये कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी को ला रहे हैं। तो धीरे धीरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये भी ऑप्शन है।
और मुझे लगता है हाइड्रोजन ये फ्यूचरिस्टिक फ्यूल है। जो मैंने विजन की बात की उसमें निश्चित रूप से आईएम ने अभी हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन कोयले से बनता है, पेट्रोलियम से ब्राउन हाइड्रोजन बनता है, और हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से मिथेन निकालकर उससे अगर हाइड्रोजन बनाने की 2 टेक्नोलॉजी आई है। एक इंडियन इंस्टीट्यूट, केमिकल इंस्टीट्यूट बेंगलोर की है और डॉक्टर यादव साहब ने मुंबई में, उनने भी तैयार की है। तो मुझे लगता है कि हमारा एक चैलेंज है कि आज हाइड्रोजन की कीमत करीब 300 रुपये किलो आती है, हमको उसको $1 के नीचे लाना है और ये संभव होगा। तो 1 किलो हाइड्रोजन इक्वल टू 3 to 4 लीटर ऑफ डीजल, तो एकदम कॉस्ट इकोनॉमिक्स आएगा, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनियस। तो मुझे लगता है, मुझे तो दिख रहा है बहुत अभी एल्यूमिनियम एयर टेक्नोलॉजी आई, शायद महिंद्रा ने ली, इनसे इंडियन ऑयल की ली, बाकी खूब आ रही, केमिस्ट्री बदल रही है, ऑप्शंस आ रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आपके जो यंग टैलेंटेड लड़के ये स्टार्टअप में काम करते हैं, बहुत अच्छा। अभी इलेक्ट्रिक स्कूटर कितने लोगों ने, पहले वही ब्रांड थे, अब कितने लोगों ने इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए, वो होशियार है। ये बजाज, टीवीएस और हीरो ने 125 किलोमीटर के रेंज वाली बैटरी रखी, इन्होंने 60 किलोमीटर वाली रखी, कीमत 30-40 हज़ार कम कर दी। अब देश में वो ई रिक्शा आ गया, इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा आ गया, इलेक्ट्रिक स्कूटर आ गई, इलेक्ट्रिक कार्ट आ गया। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कम समय में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। और आपने बहुत कम समय में 10 वर्ष में अपने पूरे देश भारत में सड़कों द्वारा, हाईवेज द्वारा परिवर्तन किया है, काया पलट की है देश की, और उन लोगों को जोड़ा है इकोनॉमी से जो लोग पहले शायद इससे वंचित थे। गडकरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे सब लोगों द्वारा भी। नमस्कार और थैंक यू। आशा करेंगे कि आप इस पथ पर चलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। We thank the esteemed dignitaries Shri Gadkari ji and Mr. Zarabi for the engaging discussion. We request Shri C.P. Gurnani to present a memento to Gadkari ji as a token of appreciation. सर, मैं एक बात बताने के लिए मैं भूल गया। जब यह आईएम की कमेटी बनी तो पहली कमेटी मैंने तैयार करके एजुकेशन मिनिस्टर को भेजी थी और गुरुनानक जी के नेतृत्व में सिलेक्ट की थी। मुझे आज बहुत इस बात की खुशी है कि उनके लीडरशिप में आईएम ने बहुत अच्छा नाम कमाया, अच्छे तरह से कार्यक्रम किए, अच्छी विजन देश को दी। मैं केपी गुरनानी और उनके साथ पूरे बोर्ड को बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छा देता हूं। इसी बात पे बोर्ड मेंबर्स प्लीज आ जाओ और साथ में फोटो खिंचाओ। We request Shri Vaibhav Dange, Board of Governors, IIM Nagpur, to deliver the vote of thanks.